आज जो हमारा टॉपिक है वो आपको दिखाई दे रहा है। हम कुछ बातें फर्स्ट एड पर जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत आपको पता है फर्स्ट एड के बारे में कि फर्स्ट एड वो चीज़ है जो किसी घायल या चोटिल की जान बचाने के लिए सबसे आवश्यक माना जाता है। अब आप कहोगे सर हर चोट में जान का खतरा थोड़ी होता है। अब बिल्कुल सही बात है, हर चोट में जान का खतरा नहीं होता, पर हर चोट के बिगड़ने का खतरा जरूर रहता है और ज़्यादा खराब होने का खतरा ज़रूर रहता है। तो अगर टाइम से फर्स्ट एड मिल जाए तो चोट के ज़्यादा बुरे, ज़्यादा खराब होने की संभावनाएं कम हो जाती है ना। हर चीज़ के लिए निर्धारित फर्स्ट एड है। हड्डी टूटने के लिए, मोच लगने के लिए, मिर्गी के दौरे पड़ने के लिए, हीट स्ट्रोक होने के लिए, यानी कि धूप लू लग जाए तो, ठंड के कारण यानी हाइपोथर्मिया हो जाए तो, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो, है ना, कुत्ता काट ले, सांप काट ले तो, और सैकड़ों ऐसे चोट है। आप किसी भी प्रकार की इंजरी के बारे में कह सकते हो। कॉन्ट्यूजन हो जाए तो अलग फर्स्ट एड है ना, एब्रेशन हो जाए तो अलग फर्स्ट एड है। हर चीज़ के लिए अलग अलग फर्स्ट एड है। पानी में कोई डूब जाए उसके लिए अलग फर्स्ट एड है। किसी को जोरदार गाड़ी बाइक से टक्कर लग जाए उसके लिए अलग फर्स्ट एड है। एक्चुअली में फर्स्ट एड सिचुएशन के अकॉर्डिंग देनी पड़ती है हमें, ताकि स्थिति और ना बिगड़ जाए और सबसे सहज तरीके से जो अवेलेबल हो जाए। ऐसा थोड़ी है कि आप फर्स्ट एड में ऐसी चीज ही करने की कोशिश करोगे जो मिले ही ना और कहोगे मैं तो कोशिश कर रहा था फर्स्ट एड देने की, पर जो देना चाहता था वो मिली नहीं, मैं क्या करूं। दैट्स नॉट गुड। करते हैं पहला क्वेश्चन हमारी आंखों के आगे पढ़ेंगे एक बार। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? What is the ratio of chest compression to beats for an adult? क्या है? रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू रेस्क्यू ब्रेथ फॉर एन अडल्ट इन सीपीआर। सीपीआर क्या होता है जानते हैं आप? इसकी फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रिसर्सिटेशन। रिसर्सिटेशन है ना। तो इसमें छाती को दबाते हैं और फिर सांस भी देते हैं। तो सीपीआर में क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ है ना, 30 कंप्रेशंस टू 2 ब्रेथ। एक जल्दी जल्दी आप छाती को 30 बार दबाएंगे और फिर 2 बार मुंह से मुंह लगाकर सांस देंगे, क्योंकि ऑन द स्पॉट आपको ऐसा कुछ डिवाइस तो मिलेगा नहीं जिससे आप मुंह में सांस फेंक सको, तो मुंह से मुंह लगा करके ही सांस दिया जाता है। काफ़ी ज़रूरी है। किसी की दिल की धड़कन कम हो रही है, मंदी हो रही है या रुक गई है, उस कंडीशन में काफ़ी ज़रूरी है। क्या है? गंभीर ब्लड फ्लो हो रहा है, यानी कि गंभीर ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका क्या है ब्लीडिंग को रोकने का? आपको पता ही है, या तो आप बर्फ लगा के ब्लीडिंग रोक सकते हो, है ना। वैसे तरीके कई हैं, बर्फ का इस्तेमाल करके, डायरेक्ट प्रेशर लगा के, या फिर चीज़ जो जिस अंग में चोट लगा है उसको, उस अंग को हृदय से ऊपर उठा के। पर यहाँ सवाल पूछ दिया है कि बहुत गंभीर ब्लीडिंग हो रही है तो अगर गंभीर ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहला, सबसे ज़रूरी और सबसे प्रभावी काम है उस कट पे या उस घाव पे डायरेक्ट प्रेशर लगाना। अब डायरेक्ट प्रेशर लगाने के लिए आपके पास एक मोटा कपड़ा हो अगर तो बेस्ट है, नहीं तो अगर रुमाल है तो रुमाल को स्लिंग बनाइए, तिकोना मोड़िए, फिर और तिकोना मोड़िए, फिर और तिकोना मोड़िए, ताकि एक मोटी परत बन जाए और फिर लगा करके प्रेशर डालिए। रुई है, पट्टी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है,
तो संक्रमण की तो बात बाद में सोचेंगे, पहले ब्लड फ्लो रोकने की बात सोचेंगे। फटाफट अपना कपड़ा उतारिए, कुछ भी उतारिए, मोटा सा लेयर बनाइए, घाव पे रखिए और दबाव डालिए ताकि ब्लड रोका जा सके। ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो अभी होश में है लेकिन चोक कर रहा है, सांस आना बंद हो रहा है उसे, समझे, शुरुआत है चोकिंग की, तो फिर क्या करेंगे, कैसे उसे बचाएंगे? ऐसा अक्सर बच्चे में देखा जाता है कि बच्चे ने खाते खाते कुछ ऐसा निगल लिया जो उसके विंड पाइप में घुस रहा है, उसको सांस आना बंद हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो या तो खांसी शुरू हो जाएगी, छोटी मोटी चीज रहती है, चूरन पाउडर कुछ। लेकिन अगर कुछ भारी सा चला गया भीतर, सांस अटक रहा है, क्या करेंगे? पीठ पे थपकी लगाते हैं, समझे, और पेट को जोर जोर से दबाते हैं ताकि नीचे से प्रेशर ऊपर की तरफ आए, जैसे उल्टी करा रहे हो आप, और पीठ पे जोर जोर से थपथपाते हैं। है ना, लिखा है ना, स्टैंडर्ड फर्स्ट एड है ये कि पीठ पीछे थपथपाइए। क्या लिखा है? साइकिल्स ऑफ 5 बैक ब्लोज एंड 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट। इसको बोलते हैं हेमलिच मैन्यूवर, याद रहना चाहिए, हेमलिच मैन्यूवर इस प्रोसेस को बोलते हैं। आगे क्या है? हाउ शुड ए माइनर, यानी कि छोटा मोटा फर्स्ट डिग्री बर्न बी ट्रीटेड इमीडिएटली। अगर छोटा मोटा जल गया है यानी कि फर्स्ट डिग्री बर्न है, तो आप क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? तो हल्का फुल्का अगर जला है तो सबसे पहला काम उसको ठंडे पानी के नीचे ले जाइए। जो अंग जल गया है उसको ठंडे पानी के नीचे ले जाइए, है ना। कूल रनिंग वाटर इज बेस्ट इमीडिएट ट्रीटमेंट टू रिड्यूस, इससे दर्द कम होगा, स्वेलिंग कम होगी, और जो गर्मी के कारण जो कोशिकाएं नष्ट हुई हैं वो और आगे नष्ट नहीं होंगी अगर आप ठंडा पानी लगाएंगे तो, समझे। ठंडा पानी लगाएंगे तो बचाव हो जाएगा। विच, अच्छा ये दिखाई दे रहा है आपको? बड़ा करूं? ठीक है, ठीक है। अभी ठीक है? Which position is generally recommended for a victim of shock? शॉक माने सदमा, शॉक लग गया मतलब सदमा लगने वाले के लिए। तो अगर किसी को सदमा लगा है तो कौन सा पोजीशन सबसे बेस्ट माना जाता है? तो अगर किसी को सदमा लगा है तो उसे पीठ के बल लिटाओ आराम से, और पैर थोड़ा सा उठा के रखो। देखो लिखा है, ये पेट के बल नहीं, पीठ के बल। समझे, किसी को सदमा लगा पीठ के बल उसे लेटाइए और उसका पैर थोड़ा सा उठा के रखिए। क्या? रेजिंग द लेग्स हेल्प्स टू रीडायरेक्ट ब्लड फ्रॉम द लोअर एक्सट्रीमिटीज बैक टू द वाइटल ऑर्गन्स व्हिच इज की स्टेप इन मेंटेनिंग मोस्ट टाइप ऑफ शॉक। यानी कि थोड़ा पीठ के बल लिटा के पैर उठा के रखने से क्या होता है, जो कमर के नीचे का जो भी हिस्सा है उससे ब्लड का फ्लो तेजी से वापस आवश्यक अंगों में, दिल में, हृदय, वो फेफड़ों में, लीवर में, किडनी में, इन सब में फ्लो करता है, जिसके कारण शॉक से उभरने में आसानी होती है। फिर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियल स्टेप व्हेन डीलिंग विद ए सस्पेक्टेड बोन फ्रैक्चर। अगर आपको लगता है कि हड्डी टूट गई है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे प्राथमिक काम जानते हैं ना, हड्डी टूटने पे क्या करेंगे आप? क्या आप सेट करेंगे हड्डी ना? हाँ, इमोबिलाइज करेंगे। हड्डी टूटने पे सबसे पहला काम है उसको इस तरीके से स्लिंग लगा के, कोई लकड़ी का टुकड़ा लगा के, कोई गत्ता लगा के उसको बांधिए ताकि उस अंग में और हिलना डुलना ना हो। इमोबिलाइजिंग यानी स्प्लिंटिंग। स्प्लिंटिंग इज क्रूशियल टू प्रिवेंट मूवमेंट्स ऑफ ब्रोकन बोन्स एंड्स, समझे, ताकि दर्द कम हो और आगे कोई सॉफ्ट टिश्यू या नर्व डैमेज ना हो। इसके लिए मैंने आपको अपने साथ घटी घटनाएं भी
बताई थी कि किस तरीके से बच्चे का बोन टूटा, उसका रेडियस और अल्ना दोनों टूट गया। मुझे दिखाई दिया, मैंने सबसे पहले गत्ता रख के उस पर पट्टी से उसका हाथ बांध दिया ताकि और ना हिले। और जब डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास खूब बच्चे आते हैं, मतलब खूब केसेस आते हैं, पर 5 साल में आप पहली बार हो मेरे पास जो ऐसे केस में स्लिंग लगा के लाए हो। इसके कारण बहुत राहत मिल गई, वरना आपको यहाँ से मेन ट्रॉमा सेंटर में ही जाना पड़ता, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे हॉस्पिटल में अगर कोई नर्व डैमेज हो जाती, कोई नस कट जाती, कोई वेन आर्टरी कट जाती इसके हड्डी, टूटे हुई हड्डी से, तो फिर हम नहीं करवाते ट्रीटमेंट। तो खर्चा भी बढ़ता, समय भी बढ़ता, फिर घाव भरने में उतना ही अधिक समय लगता। तो काफ़ी आराम रहा, समझे। पहला स्टेप इमोबिलाइज करना। If a person feels faint, अगर कोई व्यक्ति बेहोश होने लगता है तो उसको बेहोश होने से बचाने के लिए सबसे बेस्ट काम क्या है जो तुरंत करना चाहिए, समझे। तुरंत ले देम डाउन एंड एलिवेट देयर फीट। अभी बताया, किसी को सदमा लगा है, पीठ पे लेटाइए, पैर उठाइए, है ना, जमीन पे पीठ के बल लेटाइए और दोनों पैर उठा के रखिए ताकि ब्लड फ्लो दिल और उसके ऊपर ब्रेन वगैरह में हो, ताकि व्यक्ति बेहोश ना हो, समझे। और मान लो चलते चलते बेहोश हो गया तो गिर सकता है, सिर में चोट लग सकती है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, हाथ पांव टूट सकते हैं, इन सब से भी बचाव हो जाएगा। क्या है, विच आइटम इन ए स्टैंडर्ड फर्स्ट एड किट इज प्राइमरीली यूज फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। यानी कि एक कॉमन फर्स्ट एड किट में सबसे जो स्टैंडर्ड आइटम है जो कि इन्फेक्शन को बचाने में काम आता है, अगर आपके पास फर्स्ट एड किट होगी तो आपको पता होगा क्या होगा। इनमें से क्या ऑप्शन लगाएंगे आप, बताइए, आपके लिए सवाल है, बताइए कोई। एंटीसेप्टिक वाइप्स और सॉल्यूशंस, एकदम सही जवाब। ये किस में मदद करेगा, इन्फेक्शन रोकने में। क्या है, एक्रोनियम फास्ट। इस फास्ट का जो प्रयोग है किस लिए है, यूज टू रिकॉग्नाइज द साइन ऑफ विच मेडिकल इमरजेंसी। फास्ट का प्रयोग किस मेडिकल इमरजेंसी के लिए करते हैं, स्ट्रोक के लिए। स्ट्रोक समझ रहे हो ना, हीट स्ट्रोक। क्या है, फेस ड्रूपिंग, चेहरा एकदम लटक जाता है, आर्म्स कमजोर होकर लटक जाते हैं, बोलने में दिक्कत होती है और समय कम रहता है, इसीलिए फटाक से टाइम रहते ही इमरजेंसी कॉल करिए, टाइम टू कॉल इमरजेंसी। क्योंकि भाई दिखाई दे रहा है किसी को स्ट्रोक आ रहा है, उसका चेहरा लटक गया, हाथ बिल्कुल कमजोर होकर झूल गए, बोलने में दिक्कत हो रही है, आंखें धुंधली हो रही हैं, इसका मतलब फटाफट किसी इमरजेंसी कॉल को कीजिए ताकि उसकी मदद की जा सके। आसपास से किसी की मदद बुलाइए, किसी को बोलिए एम्बुलेंस को कॉल करेगा, या फिर उसको छांव में ले जाइए, तुरंत पकड़ के हाथ पांव से या गोदी में उठा करके छांव में ले जाइए। एसी रूम है तो एसी रूम में ले जाइए, ठंडा पानी तो ठंडा पानी मुंह पे मारिए ताकि बचाव किया जा सके। फेस ड्रूलिंग याद रखेंगे, आर्म वीकनेस, स्पीच डिफिकल्टी एंड टाइम टू कॉल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू मस्ट डू बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू ए विक्टिम ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बर्न। बिजली से जल गया है अगर कोई, तो आप सबसे पहला क्या काम करेंगे अगर कोई बिजली से जल गया है तो? बताइए आपके हिसाब से क्या होगा भाई, 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी बताइए। बिल्कुल, अगर बिजली से किसी को करंट लगा है, कहीं आग लगी है, सबसे पहला काम है फटाफट उसका स्विच बंद करिए, बिजली का कनेक्शन काटिए, पावर को ऑफ करिए ताकि जो एरिया है वो सेफ हो सके। फिर आगे की बात देखेंगे, ज़्यादा जल गया है तो उसको कुछ हेल्प देंगे, पानी के नीचे हाथ डालेंगे, पैर डालेंगे, जो भी अंग जला है वो सब बात की बात है।
है ना, सारे काम होंगे। विक्टिम के बर्न को भी देखना है, सीपीआर की भी जरूरत पड़ सकती है, कोल्ड पैक लगाने की भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन सबसे पहले क्या है, स्विच बंद करिए, पावर ऑफ करिए, समझिए। फिर सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सेफ्टी ऑफ द रेस्क्यूअर, जो बचा रहा है उसे भी ध्यान देना है। पता चला पावर कट करने गया और खुद चिपक गया बिजली से, खुद भी जल गया, तो ध्यान रखना है सेफ्टी ऑफ रेस्क्यूअर एंड द विक्टिम इज पैरामाउंट, दोनों का ध्यान रखना है, समझे। बचाने वाले का और जो घायल है दोनों की सेफ्टी सर्वोपरि है। इसलिए यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह देखा होगा आपने, जो हाई वोल्टेज लाइन में काम करते हैं उनका साथी फुल सूट पहन के, फुल प्रोटेक्टिव सूट पहन के, बड़ा दस्ताने भी उनके अलग ही होते हैं। हाँ, दस्ताने भी अलग होते हैं, और फुल सूट पहन के एक बड़ा सा हंसिया जैसा लेके उसकी कमर में फंसा के रखता है, ताकि अगर बिजली का झटका लगे तो खटाक से खींच ले उसे। ऐसे भी किसी को करंट लग रहा है, तो किसी को करंट लग रहा है तो आप भी हाथ से धक्का देके उसे छुटाएंगे नहीं, आसपास पड़ी किसी लकड़ी से, लोहे से नहीं, किसी लकड़ी से, या कुछ नहीं है तो अपना जूता खोल के जूते से टच करके देखिए, कुछ नहीं है तो चेक करिए आसपास कोई प्लास्टिक है, कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं लेना जिससे करंट आपको भी लग जाए, है ना। आगे, वाई शुड यू नॉट यूज ए रेगुलर एडहेसिव बैंडेज, यानी कि नॉर्मल दुकानों में जो बैंडेड मिलती है वो क्यों नहीं यूज करना चाहिए 3rd डिग्री बर्न पे। यार 3rd डिग्री बर्न है, मतलब चमड़ी भी जल गई और चमड़ी के भीतर भी बहुत कुछ जल गया है, उस पर आप चिपकने वाला बैंडेज लगाएंगे और जब वो बैंडेज उखाड़ेंगे वो तो पूरा मुर्गे की तरह मांस लेके उखड़ जाएगा, है कि नहीं। तो क्या है, एडहेसिव में स्टिक तो डैमेज टिश्यू कॉजिंग मोर इंजरी अपॉन रिमूवल, समझे। जो जिस कोशिका को नुकसान हुआ है उससे चिपक जाएगा, और जब आप छुटाएंगे तो पूरा एकदम उखाड़ के साथ में आएगा, पूरी खाल उखाड़ लेगा। इसीलिए 3rd डिग्री बर्न पे कभी भी बैंडेज चिपकने वाला नहीं लगाना चाहिए, बल्कि 3rd डिग्री बर्न वालों को तो देखा है आपने, शायद देखा हो, एक अपारदर्शी या अर्धपारदर्शी नेट होता है, नेट जाली जैसा, उसमें उस व्यक्ति को पूरा नंगा करके, कोई कपड़ा नहीं होता शरीर पे, और उसके ऊपर नेट से ढक के रखते हैं उसे, ताकि कोई चीज उसके शरीर में चिपके नहीं, हवा भी लगती रहे, चमड़ी मतलब ठीक होती रहे, घाव भरता रहे और बिल्कुल ढका हुआ रहे। देखा है कभी? फिर क्या है, व्हाट डज ए पर्सन एक्सपीरियंसिंग ए डायबिटिक इमरजेंसी, कई बार ऐसा होता है ना, शुगर की कमी के कारण चक्कर आ जाते हैं, देखा होगा आपने किसी को, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, यानी कि ग्लूकोज कम हो, हाँ ग्लूकोज कम होने के कारण चक्कर आ जाते हैं, तो क्या करेंगे, तुरंत ऐसा कुछ खिलाएंगे जिससे चीनी की मात्रा शरीर में, हाँ खटाक से, देखो फास्ट एक्टिंग शुगर, जैसे फ्रूट जूस दो, ग्लूकोज दो, कुछ ऐसा पिलाओ जिससे तेजी से ग्लूकोज उसके शरीर में बढ़ जाए और उसको नुकसान ना हो, क्योंकि अगर ग्लूकोज ज्यादा कम हो गया है तो ये उसके शरीर के लिए खतरनाक है। हाइपोग्लाइसीमिया इज डेंजरसली वेरी डेंजरस, समझे। इसीलिए तुरंत हम कुछ करेक्शन करेंगे, कुछ मीठा खिलाएंगे, ताकि क्या हो, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की साइन ऑफ हीट स्ट्रोक, लू लगने का मेन साइन क्या है और किसे आप समझेंगे कि अब जीवन घातक हो चुका है ये। तो भाई लू लग गया तो जीवन घातक कंडीशन कब समझ में आएगी आपको, जब तापमान, हाँ जब तापमान 104 डिग्री से पार चला जाए और दिमागी हालत खराब हो जाए, क्योंकि कहते हैं 104 के ऊपर अगर सिर गर्म हो गया तो ब्रेन डैमेज हो सकता है, बुखार से मौत हो सकती है। बुखार 104 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, गर्मी, खोपड़ी की गर्मी। यही तो जब हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था, हीट एंड हाइट एक्लिमेटाइजेशन पढ़ाया था। मैंने वो क्या बताया था, जब पहली बार आप धूप में ट्रेनिंग करने जाओगे तो बाहर का तापमान और शरीर का तापमान दोनों मिलकर जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है, बॉडी ब्रेन ऑटोमेटिकली सिग्नल भेजता है शरीर को कि भाई बस कर, बंद कर, नहीं तो मर जाएगा तू।
और शरीर थक के चूर हो जाता है और बैठ जाता है। और जब धीरे धीरे 10 दिन आप ट्रेनिंग करते हैं तो ब्रेन एडजस्ट करने लगता है, फिर समझने लगता है कि इसका तो रोज का है, समझ रहे हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट वे टू रिमूव ए टिक अटैच टू ए स्किन? टिक समझते हो, वो जो गाय के शरीर पे या भैंस के शरीर पे होता है, हल्का सफेद हल्का पीला सा, बड़ा हो जाता है, खून चूसता है चिपक के, उसको बोलते हैं टिक। देखा तो होगा ही आप लोगों ने। तो देखो, टिक अगर काटे, जानवरों को तो काट के चूसता ही रहता है, इंसानों को काटे तो नॉर्मली कुछ नहीं होता, पर वो पैरासाइट्स को छोड़ सकते हैं आपके शरीर में। और जिसका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर है उसको टिक परेशान कर सकते हैं, मतलब उससे टिक की वजह से वो बीमार हो सकते हैं। नॉर्मल आदमी तो वैसे कुछ होता नहीं। इसीलिए टिक को हटाने का क्या तरीका है, फाइन टिप ट्विज़र से लेकर के, मतलब चिमटी, बारीक चिमटी लो और चिमटी का प्रयोग करके त्वचा के बिल्कुल करीब से पकड़ के खींचो, समझे। और खींचने के बाद उसे आग में डाल दो। ऐसे मारने में तो बहुत दिक्कत होती है, जल्दी मरता भी नहीं, उसकी चमड़ी बहुत लचीली होती है। पूरा पत्थर पे पत्थर लगा के कुछ कूचोगे उसे तब तो पिचक जाएगा, नहीं तो आग में फेंको, बहुत ढीठ होते हैं। जरा भी बच गया ना, दोबारा से अपने 8 पैरों से चलता 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 दोबारा से भैंस के शरीर पर चढ़ जाता है। नेक्स्ट, व्हेन शुड यू कॉल इमरजेंसी सर्विसेज 108 और 112 इन इंडिया और 911 यूएस? अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो आपको एम्बुलेंस को या इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कब करना है, किस कंडीशन में? जब माइनर कट है ना, जब फर्स्ट एड दे दिया है तब ना, डॉक्टर नहीं है तब ना, जब विक्टिम अनकॉन्शियस है, बेहोश हो गया, सांस नहीं आ रहा, लग रहा है कि ये मर जाएगा, तब फटाफट 112 पे कॉल करिए या 108 पे कॉल करिए, एम्बुलेंस बुलाइए, उसकी जान बचाने के लिए कुछ मदद करिए। What is the proper depth of chest compression for an adult during CPR? CPR के दौरान किसी अडल्ट को अगर आप CPR दे रहे हैं तो कितना उसकी छाती पे दबाव पड़ना चाहिए, कितने इंच? पहले भी पढ़ाया था आपको, 2 से 2.5 इंच, है ना। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन है, ये रहा, कम से कम 2 इंच, लेकिन 2.4 इंच से ज़्यादा नहीं, है ना। तो 2 इंच, 2.25 इंच तक आप कंप्रेशन करिए और फिर 30 कंप्रेशन के बाद 2 सांस दीजिए। ज़रूरत पड़ने पर आप कंप्रेशन को फास्ट करके 1 मिनट में 100 कंप्रेशन तक भी ले जा सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। पर 30 के बाद 2 सांस, फिर 30 के बाद 2 सांस, मतलब रफ्तार इतनी रख सकते हैं कि वो 1 सेकंड में 2 कंप्रेशन आए, अगर आप जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तो। डिपेंड अपॉन सिचुएशन। आगे, व्हाट शुड यू डू इफ ए पर्सन हैज ए नोज ब्लीड दैट विल नॉट स्टॉप? क्या करोगे अगर नाक से खून बह रहा है, लगातार बह रहा है और रुक नहीं रहा? तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि भैया सिर पीछे कर ले, सिर पीछे कर ले, अपना नाक पीछे कर ले, है ना। या कई बार कहते हैं कि लेट जा लेट जा, लेकिन सिर पीछे करके नाक को बंद करना ये सही नहीं है। ऑटोमेटिक सिर पीछे करके रखिए ताकि खून रुक जाए। लेकिन अब यहाँ कंडीशन क्या है कि नाक बह रहा है और बह ही रहा है, रुक नहीं रहा, समझे? तब क्या करेंगे? तब ये उल्टा सीन है। देखो है उल्टा सीन। आगे की तरफ झुकने को बोलिए और नाक को बंद करके रखिए। आगे की तरफ झुकने से क्या होगा, खून को निगला नहीं जाएगा, और सॉफ्ट पार्ट को दबा के रखने से ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ता है और खून रुक सकता है। अब जैसे हल्का फुल्का रुक रहा है तो देखा होगा ना आपने, पीछे की तरफ करके रखते हैं। हल्के फुल्के में थोड़ा तेज है तो सिर पीछे करके लिटा दिया और फिर हल्का सा नाक बंद करने को बोला,
लेकिन अगर सर बहुत मिट्टी भी तो सुंघा देते हैं। मिट्टी फिट्टी मत सुंगाओ, देसी जुगाड़ मत करो, अब साइंस के हिसाब से पढ़ रहे हो आप। ठीक है सर। हाँ कि थूक लिया, चाट लिया, उस पर टॉयलेट कर लिया, ये सब देसी जुगाड़ की बात परे छोड़ो। सर ये तो गिनाव है, मिट्टी की बात कर रहा हूँ मैं। कहना तो आप सब चाह रहे थे, पर मैंने कह दिया, कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो जरूरत से ज्यादा ब्लड निकल रहा है, आगे की तरफ झुका के रखिए और नाक को दबा के रखिए ताकि खून को निगले ना वो, और सॉफ्ट कंप्रेशन से क्या होगा, ब्लीडिंग रुकेगी। फिर क्या, व्हाट इज द प्राइमरी डेंजर ऑफ लीविंग एन एम्बेडेड ऑब्जेक्ट यानी कि नाइफ इन ए वुंड। अगर मतलब क्या खतरा हो सकता है अगर आप किसी धारदार चीज को घाव में फंसा हुआ छोड़ दें, कोई धारदार चीज है तो बताइए क्या क्या होगा। देखो फिल्मों में देखा होगा आपने या कहीं वेब सीरीज में कि अगर चाकू लग गया और चाकू को निकालते हैं तो निकालते ही एकदम ऐसे लगता है जैसे बाल्टी में से खून बह रहा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो दोबारा अंदर वापस ठूस देता है कि भाई रहने दे, इसको यहीं पर फंसा रहने दे। तो अगर कोई धारदार ऑब्जेक्ट भीतर घुस गया किसी अंग में, आप अपने आप अगर उसे निकाल देते हो तो नस वस को और ज्यादा काट के बाहर निकलेगा, और जब तक आप हॉस्पिटल या कहीं ऐसी जगह पहुंचोगे तब तक इतनी ब्लीडिंग हो जाएगी कि हो सकता है कि जिंदा रहना भी मुश्किल हो। इसीलिए ऐसे धारदार चीज को जिस घाव में है उसी घाव में फंसा छोड़ दीजिए। देखो क्या लिखा है, हाँ ये रहा, रिमूविंग इट कुड कॉज मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग एंड फर्दर डैमेज टू टिश्यू। अगर आप उसे निकाल देंगे, है ना, लिखा है ना, एम्बेडेड ऑब्जेक्ट में भी एक्टिंग एज ए प्लग, जो फंसा हुआ है वो प्लग की तरह काम कर रहा है, उसको हटाते ही बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, आपको तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे तो घुसे घुसे आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या, व्हाट डज ए ग्रीन क्लासिफिकेशन टैग इन द स्टार्ट ट्राइएज सिस्टम सिग्निफाई। क्या स्टार्ट ट्राइएज सिस्टम में तो हल्के हल्का माइनर वॉकिंग वुंडेड कैन वेट फॉर असिस्टेंस। क्या है, देखो, ग्रीन टैग इज फॉर वॉकिंग वुंडेड, घायल है लेकिन हल्का हल्का चल रहा है, समझे, जिसके पास हल्की फुल्की चोट है लेकिन वो वेट कर सकता है, समझे। कब तक वेट कर सकता है, तब तक जब तक ज्यादा घायल का इलाज चल रहा है, उसको ग्रीन टैग दिया जाता है। रेड टैग उसको दिया जाता है जो बहुत क्रिटिकल है, जिसका इलाज सबसे पहले करना जरूरी है, समझे। और ग्रीन टैग उसको जिसको जो मतलब घायल तो है पर चल फिर रहा है, थोड़ा सा कंडीशन उसकी ठीक ठाक है, समझे, और ठीक है, जब तक क्रिटिकल का इलाज होगा तब तक वो आराम से वेट कर सकता है, समझे। चलिए यहां पर आपको दिखाते हैं, START, स्टार्ट, TRIAGE, ट्राइएज सिस्टम। ट्राइएज इज अ प्रोसेस, क्या लिखा है, बाय विच पेशेंट्स आर असेस्ड अपॉन देयर अराइवल एट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। यानी कि ट्राइएज के आधार पर कौन सा पेशेंट किस तरीके से हेल्थ केयर फैसिलिटी में पहुंचा है, उसके हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। कैटेगरी 1 क्या है, इमीडिएट ट्रीटमेंट, तुरंत इलाज चाहिए। कैटेगरी 2 है अर्जेंट चाहिए, पर सबसे पहले उसे चाहिए ऐसा जरूरी नहीं। अर्जेंट और इमीडिएट में समझ रहे हो, इमीडिएट मतलब जो जैसे जिस कंडीशन में है, स्ट्रेचर पे है तो स्ट्रेचर पे इलाज चालू करो, एम्बुलेंस में है तो एम्बुलेंस में इलाज चालू करो, इमीडिएट उसको। अर्जेंट का मतलब है कि हालत गंभीर है पर इमीडिएट वाले के बाद चल सकता है। सीरियस कंडीशन मतलब इसमें भी हालत गंभीर है पर थोड़ा बहुत बेहतर है अर्जेंट वाले से। मॉडरेट कंडीशन में ठीक ठाक है, रुक भी जाएगा, आधा एक घंटा तो चल जाएगा। और नॉन अर्जेंट कंडीशन का मतलब है कि घाव तो है, चल फिर रहा है,
अपना आराम से करवा लेगा ट्रीटमेंट, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसको कि ग्रीन टैग दिया था। है ना? रेड, येलो, ग्रीन, व्हाइट एंड ब्लैक। देख रहे हो एडवांस ट्रायज सिस्टम में क्या है, कलर कोडिंग स्कीम दी जाती है। कितने कलर्स हैं आपके सामने? रेड, येलो, ग्रीन, व्हाइट एंड ब्लैक। ये कलर टैग्स दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ पेशेंट। येलो टैग, रेड टैग। रेड टैग क्या है? जिसको इमीडिएट चाहिए, तुरंत तुरंत, है ना। हु कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इमीडिएट ट्रीटमेंट बट हु हैव ए चांस ऑफ सर्वाइवल, मतलब बचने के चांसेस हैं, लेकिन तुरंत ट्रीटमेंट नहीं दिया तो नहीं बचेगा। फिर येलो टैग ऑब्जर्वेशन वाले को, मतलब जिसे ऑब्जर्वेशन में रखना है और थोड़ी देर बाद कर सकते हैं, मतलब जिस समय हॉस्पिटल लाए हैं उस समय उसकी कंडीशन स्टेबल है, मर नहीं रहा, मरने की स्थिति नहीं है, उसको येलो टैग। ग्रीन टैग वाले को वेट की कंडीशन दी जाती है। वेट मतलब घाव है, चल फिर रहा है, तुरंत मेडिकल का नाम भी मिले, थोड़ा सा घंटे 2 घंटे बाद मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्रिटिकल इंजरीज वालों का इलाज होने दो। देखा होगा ना फौज वौज में, जैसे एक बार मैंने देखा था, कौन सी मूवी हो नाना पाटेकर की, यशवंत, शायद यशवंत लोहार वाली, उसमें गोली लग जाती है उसके साथी को, डॉक्टर आके उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है, तो वो कहता है ये कुछ नहीं है, ये तो जरा सी है, उसको देखो मेरा साथी वो वहाँ बिस्तर पे गोली लगी है उसे, वो पड़ा है। मतलब उसको कहने का मतलब है कि मैं तो ग्रीन टैग में हूँ, वो रेड टैग में है, रेड टैग वाले को पहले देखो। फिर वाइट टैग। वाइट टैग क्या है? डिसमिस। जिनको छोटी मोटी इंजरीज हुई थी, डॉक्टर के केयर की जरूरत नहीं है, डिसमिस कर दिया गया। और ब्लैक टैग मतलब एक्सपेक्टेंट, किसके लिए? यूज्ड फॉर द डिसीज्ड, गुजर गया, समझ रहे हो, जो चला गया दुनिया से, जो सरवाइव नहीं कर पाया, जिसकी कंडीशन ऐसी थी सरवाइव नहीं कर पाया, गुजर गया, चला गया, उसके लिए ब्लैक टैग। तो मैडम क्या सीख लिया हमने? 5 तरीके के कलर टैग दिए जाते हैं। कौन से टैग? सबसे पहले रेड टैग, जिसको इमीडिएट चाहिए, इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, अर्जेंट। फिर येलो टैग, जिसको ऑब्जर्वेशन चाहिए और थोड़ा 2-4 मिनट लेट भी, मतलब जब आया हॉस्पिटल में तो थोड़ा स्टेबल कंडीशन है। फिर येलो टैग के बाद ग्रीन टैग, मतलब घाव है, चोटिल तो है पर चल फिर रहा है, घंटे 2 घंटे बाद भी ट्रीटमेंट मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर वाइट टैग मतलब जिसका इलाज हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है, घर जाने को भेज दिया है। और फिर ब्लैक टैग मतलब जो पहुंचने में जिसको देरी हो गई, हालत जिसकी ज़्यादा गंभीर थी और वो अब इस संसार से विदा ले गया, डिसीज्ड को ब्लैक टैग। अच्छा है, ये जान लिया हमने। सबसे पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वो टैग ही लगा था येलो। हाँ सही कह रहे हो। तो क्या है 20वां? फॉर एन एडल्ट वेयर शुड द चेस्ट कंप्रेशन बी सेंटर ड्यूरिंग CPR। कोई एडल्ट है अगर हमारे सामने, तो CPR के समय चेस्ट कंप्रेशन उसका कहाँ दिया जाना चाहिए? कभी किसी का CPR किया है आपने? नहीं किया? नो सर, लेकिन देखा है। हाँ नहीं, मैंने भी किया नहीं है पर करते हुए देखा है मैंने भी। मौका नहीं लगा कभी किसी का CPR करने का। अब मुझे लग रहा है ना बच्चों को नॉर्मली स्कूल में, अब ऐसे तो मैं इंतज़ार करूँगा ज़िंदगी में कब मौका लगेगा, कोई मेरे सामने अधमरा हो रहा होगा, उसे CPR दूंगा, पता चला सही से दे ही नहीं पाया। तो अब मुझे अब लग रहा है इस सत्र के बाद या इसी सत्र में अब मैं बालकों को ही सिखाऊंगा मैंने कि आज तुम्हारी ट्रेनिंग है, तुम्हें CPR देना सिखाएंगे, पर खाली चेस्ट कंप्रेशन बताऊंगा, मुंह से मुंह की हवा नहीं दी जाएगी। चेस्ट कंप्रेशन बताऊंगा। अबे लड़कों का शिफ्ट है, हम तो चेस्ट कंप्रेशन बता ही सकते हैं। तो क्या है, ब्रेस्ट बोन के पास, यानी स्टर्नम जो होता है ना, अगर जो मार्शल आर्ट्स वाले हैं उन्हें पता होगा, जहाँ पर स्टर्नम खत्म होता है उसके नीचे डायफ्राम जिस जगह है वो बहुत पिलपिला होता है, वहाँ अगर किसी को एक घूसा मार दिया जाए तो उसकी सांस अटक जाती है, वो कुछ नहीं कर सकता, मामला बिल्कुल निपटने का हो जाता है उसका। उसी जगह स्टर्नम के पास लोअर साइड ऑफ ब्रेस्ट बोन में, जहाँ स्टर्नम है उस जगह पर
अपनी दोनों हथेली एक के ऊपर एक रखिए और जो ताकत है उस ताकत से दबाइए, है ना। लिखा है ना, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम प्रोवाइड्स द बेस्ट लीवरेज टू कंप्रेस द हार्ट बिटवीन स्टर्नम एंड स्पाइन। समझे, जो स्टर्नम का जो लोअर हिस्सा है वो स्टर्नम और रीढ़ के बीच में दिल को दबाने का सबसे बढ़िया दायरा प्रदान करता है। तो अगर किसी मरते को जिलाना है तो चेस्ट कंप्रेशन आप स्टर्नम के पास देंगे, किसी जीते को मारना है तो पूरी ताकत से अपना 100% वार जो है आप स्टर्नम के पास निचले हिस्से पे देंगे, तो दिल की धड़कन रुक भी सकती है या दिल डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि स्टर्नम और स्पाइन के बीच में दब जाएगा। तो ये दवा भी है और जहर भी। खैर आगे, व्हाट इज द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर ए माइनर एंकल स्प्रेन। वाह भाई वाह, माइनर एंकल स्प्रेन है, यानी कि एंकल अगर खिंच गया है तो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट क्या होगा। आप तो जानते ही हैं, राइस हमने पढ़ाई है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, जानते ही हो आप, है ना। वही इसका फुल फॉर्म है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। आगे, what is the primary concern for a victim of severe external bleeding even if it is currently controlled। एक्सटर्नल ब्लीडिंग मतलब अगर किसी व्यक्ति का बाहरी कट लग के बहुत ज़्यादा खून बह गया है तो फिर प्राइमरी कंसर्न क्या होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा खून बह गया है तो क्या होगा प्राइमरी कंसर्न, कि भाई खून रुक तो गया पर फिर भी ये चांसेस हैं कि वो व्यक्ति सदमे में चला जाए, क्योंकि बहुत खून निकल जाने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ब्रेन को, हार्ट को दिक्कत हो सकती है, व्यक्ति सदमे में जा सकता है, बेहोश हो सकता है। समझे। हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपो माने कम, वोलेमिक माने वॉल्यूम कम हो जाना, सीवियर ब्लड लॉस के कारण ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसके कारण हाइपोवोलेमिक शॉक लग सकता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, हाइपोवोलेमिक शॉक। देखो मुझे ये पता तो था कि भाई ब्लड लॉस होने के कारण जो है सो शॉक हो सकता है, बेहोश हो सकता है व्यक्ति, ये तो कई बार पढ़ा है जाना है, लेकिन ये शब्द नहीं पढ़ा था हाइपोवोलेमिक। खैर बड़ा कॉमन सा शब्द है, हाइपो माने कम, वोलेमिक माने वॉल्यूम कम हो जाना, हाइपोवोलेमिक शॉक। क्लियर है। अगला, अगर आपको याद हो, आप में से किसी को अगर याद हो, अभी हमने पीछे भी एक ऐसा ही टर्म बताया था, अगर आप वो टर्म बता सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। शुगर की ना, शुगर की कमी का तो हमने कहा था हाइपोग्लाइसीमिया, लेकिन हाँ, लेकिन हमने ये देखो, ये तो हाइपोग्लाइसीमिया, हमने एक स्पेशल टर्म और पढ़ा था। किस टर्म के लिए पढ़ा था बताएंगे चिराग जी। बोलिए, देखिए क्या लिखा है, हेमलिच मैन्यूवर। अगर किसी को धक्का लग जाए, मतलब चोक हो, अभी वो होश में है लेकिन सांस अटक रही है, गले में कुछ अटक गया है, तो 5 कंप्रेशन पेट में, 5 कंप्रेशन पीठ पे, इसको बोलते हैं हेमलिच मैन्यूवर। क्या बोलते हैं? हेमलिच मैन्यूवर। क्या है ये? कोई व्यक्ति चोक हो रहा है, चोक होने का मतलब अभी सांस अटक रहा है उसका, है वो अभी होश में, उस कंडीशन में 5 कंप्रेशन पेट में, 5 कंप्रेशन पीठ पे एक ही साथ। मतलब ऐसा नहीं कि पहले वो उधर पेट में पीठ पे बाद में ना, कोली भरो उसकी, आगे से पेट दबाना है और पीछे प्रेशर रख के रखना है। अब अगर पेट से निकल गया बहुत बढ़िया, नहीं तो पीठ पे थप थप आया, भाई आपके 4 हाथ तो है नहीं ना, कोली भर लोगे तो या तो पेट में करोगे या पीठ पे, है ना। मैंने देखा है, तो लेटाएंगे कैसे सर, कि पीठ पे भी देना, पेट पे भी? अरे लेटाना नहीं है, खड़े खड़े पकड़ के करना है भाई, और दोनों एक साथ नहीं होगा। मतलब पहले पेट दबाओगे कोली भर के, कोली भरना समझते हो, गले मिल के पीछे से हाँ, पीछे से ग्रिप करके, कुश्ती वाले जानते हैं, जूडो वाले जानते हैं, लगती है तो हाँ, 5 पॉइंट की पटकी। खैर, व्हेन असिस्टिंग ए पॉइजन विक्टिम, जहर वाले
विक्टिम का अगर आप वो कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, जहर जिसको मिल गया है, तो क्या करेंगे? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू ऑब्टेन फर्स्ट? सबसे पहला भाई देखो, जहां तक मुझे पता है, अगर किसी ने जहर ले लिया तो सबसे पहला पता करो कि जहर कौन सा है। और वो भी नहीं, आप तो पता नहीं कर सकते कि भाई जहर कौन सा है। अगर आपको पता चल गया, आपको दिखाई दे गया इसने कौन सी शीशी फाँकी है, कौन सी शीशी पी है, तो डॉक्टर को बताना आसान हो जाता है। आप बता दोगे डॉक्टर को कि भाई इसने सल्फास खाया, इसने चूहे मारने की दवाई खाई है, या इसने फिनाइल पिया है, या इसने साइनाइड खाया, कुछ भी जो डॉक्टर को बता दोगे तो डॉक्टर फटाक से इलाज कर देगा। वरना डॉक्टर को पहले पता करना पड़ता है कि आखिर इसने जहर कौन सा लिया है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो फिर अब यहाँ पे ये है कि द एग्जैक्ट टाइम एंड सब्सटेंस अलाउड, दोनों चीज़ें एक साथ बोली हैं। जो मैंने आपको बताया कि पता करो कि आखिर निगला क्या है, वो भी डाल दिया इसमें, और समय क्या है वो भी डाल दिया इसमें। समझ रहे हो ना? अगर किसी ने जहर खाया हुआ है और आप उसे डॉक्टर के पास ले गए हैं, आपको कुछ पता नहीं, बस आप ये कह दोगे कि देखो पता नहीं इसके मुंह से झाग निकल रहा है, तो डॉक्टर जब तक इलाज करेगा तब तक हो सकता है देर भी हो जाए। वो कोशिश करेगा कि पेट में जो गया है वो ट्यूब डालेगा, पानी का प्रेशर डालेगा, पेट में जो है उसे बाहर निकालेगा ताकि असर कम हो, फिर दवाई देगा, सैंपल चेक करके पता करेगा कौन सा जहर है। लेकिन अगर बता दिया कि हाँ निगला क्या है इसने तो डॉक्टर के लिए आसान हो जाएगा उसे बचाना। एक तरफ दवाई चढ़ाएगा, एक तरफ पेट में से खाली करेगा। समझे? तो कोई जहर वाला केस दिखाई दे तो याद रखना, पता क्या करना है सबसे पहले, निगला क्या है। Which type of wound has the highest risk of tetanus infection? टेटनस इन्फेक्शन किस प्रकार के घाव का सबसे ज्यादा, मतलब किस प्रकार के घाव में सबसे ज्यादा खतरा रहता है? छेद हो गया जिसमें, हाँ गंदे कील से जिसमें छेद हो गया हो। जानते हो टेटनस का बैक्टीरिया जो है वो ज्यादातर कहाँ होगा? मिट्टी में या मल में, गोबर वगैरह में पाया जाता है। हाँ सर। गांव देहात में ज्यादा होता था, नंगे पैर लोग चलते थे मिट्टी में, पत्थर से कट गया, कील से कट गया, वहीं पे गाय भैंस की सानी कर रहे हैं, गोबर लग गया, उस कंडीशन में ज़्यादा चांसेस रहते थे टेटनस के फैलने के। अब चांसेस तो हर कंडीशन में है। आप घर में सब्जी काट रहे हो तो चांसेस हाई नहीं है। घर में सब्जी काटते काटते सब्जी काटने वाले चाकू से कट गया, चांसेस हाई नहीं है। ब्लेड की शेविंग करते करते उस ब्लेड से थोड़ा सा कट गया, चांसेस हाई नहीं है। लेकिन जंग लगे कील से, मिट्टी वाले कील से, गोबर लगे से, ऐसे में चांसेस हाई हैं। समझे? लिखा है ना, पंचर वुंड्स जो कि डीप हो, समझे, नैरो हो, डीप हो, या क्रिएट ए लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट। समझे? ये लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, जो कि टेटनस के एनारोबिक प्रक्रिया के लिए सबसे सही होता है। गहरा और पतला, समझे? बहुत चौड़ा और खुला घाव, उसमें टेटनस के चांसेस कम है क्योंकि उसमें हवा घुसती रहती है। लेकिन छेद हो जाए मान लो कील वील से, गहरा और पतला, उसमें टेटनस के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि उसमें फिर हवा कम जाती है, एनारोबिक एक्टिविटी तेज होती है, जिसके कारण टेटनस के बैक्टीरिया बढ़ते हैं और फैलते हैं। व्हाट इज द रिकवरी पोजीशन, यानी कि लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन यूज्ड फॉर LCP? कौन सी रिकवरी पोजीशन यूज की जाती है? तो आपको पता है, कई बार पढ़ाया है मैंने, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट पढ़ाया ना। सिर को पीछे झुकाओ और ठोड़ी को ऊपर उठाओ ताकि जो सांस नली है वो खुल जाए, आसानी से हवा जाए। उस कंडीशन में गर्दन को झुका के भी रख सकते हैं, मतलब लटका के भी रख सकते हैं, या फिर गर्दन के नीचे कुछ तकिया वकिया लगा दीजिए ताकि गर्दन पीछे की तरफ झुक जाए और ठोड़ी उठा दीजिए। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। यहाँ लिखा है टू कीप द एयरवे ओपन फॉर एन अनकॉन्शियस बट ब्रीदिंग पर्सन। सांस चल रही है लेकिन बेहोश है, तो सांस उसकी अच्छे से चलती रहे, इसलिए ये किया जाता है। इस रिकवरी पोजीशन को किस लिए डिज़ाइन किया है? ताकि जो फ्लूइड्स है, वोमिट है, ब्लड है, ये बॉडी से बाहर निकलता रहे। समझ रहे हो ना? मान लो गर्दन दबी हुई है, सांस नली दबी हुई है, तो खून या उल्टी वगैरह वो अंदर ही अंदर दबा रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, तो और ज़्यादा इन्फेक्शन या फिर अंदर ही अंदर नर्व्स के डैमेज होना, आर्टरी के डैमेज होने के चांस है। और खुला रहेगा, ज़्यादा दिक्कत है, उल्टी करता रहेगा। बेहोशी है, क्या दिक्कत है? या फिर बेहोश नहीं भी है, बेहोश नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अगर बेहोश है
तो ऐसा करने से क्या है, जो भी अंदर है वो बाहर निकलता रहता है, सांस आती रहती है अच्छे से, दिक्कत नहीं होती। क्या अवॉइड करना चाहिए अगर किसी व्यक्ति को फ्रॉस्ट बाइट हुआ है? तो फ्रॉस्ट बाइट का मतलब वही है, बर्फ के कारण कोई शरीर का कोई अंग नीला काला पड़ गया है, उसे फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं, बिल्कुल काला पड़ गया है। और अगर फ्रॉस्ट बाइट लंबे समय तक हुआ पड़ा है तो अंग काटना भी पड़ सकता है, वो कोशिकाएं इतनी डैमेज हो सकती हैं, गैंग्रीन हो सकता है। तो अगर फ्रॉस्ट बाइट हुआ है, ध्यान रखना है क्या करना है आपको, वो भी ध्यान रखना, और क्या नहीं करना वो भी ध्यान रखना है। फ्रॉस्ट बाइट जिस अंग में हुआ उस अंग को रगड़ना नहीं है। आप ये मत सोचना कि अगर मेरे हाथ में फ्रॉस्ट बाइट हो गया तो मैं उस अंग को जोर जोर से रगड़ के गर्मी पैदा कर लूं, उसमें रगड़ना नहीं है आपको, और ना ही आग में डालना है ना। जो मैं बता रहा था कि भाई जैसे बाइक पे चलाते हो, सर्दी में बाइक चलाते हैं चप्पल पहन के खुले हाथ में, तो बर्फ सी जम जाती है, उंगलियों में लगता है कि दर्द हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं, सीधा आग में उंगली डाल लेते हैं। वो नहीं करना, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मतलब इतना ठंडा हो चुका होगा वो आपका हाथ या पैर, उंगलियां, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब टिश्यू जल गई आपकी, हाथ जल गया आपका। आग में, डायरेक्ट आग में नहीं डालना, नर्व डैमेज हो सकती है। हल्का पानी गर्म करो, गुनगुने पानी में वो हाथ या पैर डुबाओ। कोई गीला कपड़ा है जिसके कारण ठंड लग रही है, फ्रॉस्ट बाइट हो रहा है, उस गीले कपड़े को हटाओ और फटाफट उस व्यक्ति को गर्म एरिया में ले जाओ, हीटर वीटर में ले जाओ, या फिर आग के नज़दीक बैठाओ। रगड़ना नहीं है और आग में सीधा उस अंग को नहीं डालना, समझे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना इसमें कि क्या अवॉइड करना है, तो यही अवॉइड करना है, रबिंग नहीं करना। क्योंकि फ्रॉस्ट बाइट में रब करने से या मसाज करने से क्या होता है, टिश्यू को और ज़्यादा डैमेज हो सकता है, क्योंकि कोशिकाएं जो है जम चुकी हैं। इसलिए रगड़ना नहीं है। फिर क्या, व्हाट इज द बेस्ट वे टू सेफली मैनेज ए स्नेक बाइट विक्टिम व्हाइल वेटिंग फॉर मेडिकल हेल्प। किसी को सांप ने काट लिया है, आप मेडिकल हेल्प का इंतजार कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट वे क्या है उस विक्टिम को मैनेज करने का। तो देखा है आपने, क्या कहते हैं, सोने नहीं देना, उसे जगा के रखना है, उसे शांत रखना है। जितना ज़्यादा घबराएगा उतनी ही तेज उसकी धड़कन बढ़ेगी, और जितनी तेज धड़कन बढ़ेगी उतनी ही तेज ब्लड फ्लो होगा, जितनी तेज ब्लड फ्लो होगा उतनी ही तेज जहर फैलेगा शरीर में और ब्रेन तक जाएगा और पूरे बॉडी को डैमेज करेगा। इसीलिए उसे शांत रखना है, जगाए रखना है, हो तो चलाते रहो, दौड़ाना नहीं है, और घबराना भी नहीं देना है, उसे शांत रखना है बिल्कुल, है ना। तो क्या करना है आपको, कीपिंग द विक्टिम काम एंड इमोबिलाइजिंग द बाइट एंड लिम्ब बिलो द लेवल ऑफ हार्ट। हृदय के नीचे इमोबिलाइज करके रखना है, हार्ट मतलब हार्ट से नीचे के स्तर पर उस अंग को इमोबिलाइज करके रखना है और उसे शांत रखना है, ठीक है ना। इमोबिलाइज द लिम्स स्लोज डाउन द स्प्रेड ऑफ वेनम। मैंने कहा ना, उसे दौड़ाना नहीं है, सोने भी नहीं देना है, ताकि जहर तेजी से ना फैले। दौड़ेगा तो तेजी से फैलेगा, घबराएगा तो तेजी से फैलेगा, तो ना घबराने देना है ना दौड़ाना है ना। और हार्ट के नीचे रख के रखना है ताकि ग्रेविटी उस अंग को नीचे की तरफ रखे, मतलब ब्लड का फ्लो कम रखे और वेनम तेजी से ना फैले। फर्स्ट स्टेप क्या है डॉक्टर ABCD में, यहाँ बीच में S भी है, डेंजर रिस्पॉन्स, है ना, क्या है याद है पूरा। फर्स्ट स्टेप क्या है प्राइमरी असेसमेंट का, इसमें डेंजर लिखा है ना, D से पहला स्टेप है डेंजर, D से डेंजर को चेक करो, क्योंकि D से डेंजर है, R से रिस्पॉन्स है, S से क्या है बता, A से एयरवे चेक करना है ना, B से ब्रेथ चेक करना है कि सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, C से सर्कुलेशन चेक करना है ना, रेस्पॉन्स चेक करना है, रेस्पॉन्स तो R से हो ही गया। मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूं। डॉक्टर ABCD है ना, डॉक्टर ABCD। अब इसमें हमने SB, क्योंकि SB कई बार SB लगा के आ जाता है, कई बार बिना SB लगाया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख रहे हो। डेंजर, रेस्पॉन्स, और S से सेंड, मदद के लिए भेजो। एयरवे चेक करो क्लियर है कि नहीं, ब्रीथ चेक करो नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं। C से CPR स्टार्ट करो
और जब कुछ नहीं मिल रहा तो डिफिब्रिलेटर, मतलब CPR से काम नहीं चल रहा तो डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल करो। डिफिब्रिलेटर पता है ना, हमने पढ़ाया था एक बार पहले डिफिब्रिलेटर। वो जो आयरन जैसा होता है उस पर शैम्पू लगा के और फुल बिजली का झटका मारते हैं दिल पे ताकि दिल स्टार्ट हो जाए, है ना। ठीक है, अगला क्या है, हाउ शुड ए टूथ दैट हैज बीन नॉक्ड आउट बी प्रिजर्व फॉर द बेस्ट चांस ऑफ री इम्प्लांटेशन। अगर किसी दांत को मुक्का मार के या चोट लग के गिरा दिया गया है तो क्या सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको दोबारा लगा सको। अब देखो, मुझे पहले नहीं पता था कि दांत टूट जाए तो दोबारा लगा सकते हैं डॉक्टर। मेरे स्कूल में एक बच्चा था और वो भाग रहा था, भागते भागते गिरा और दांत उसका टूट गया। फिर मेरे पास आया वो, तो फिर बोल रहा था सर चक्कर आ रहे हैं, सिर में भी चोट लग गई थी। मुझे लगा दिक्कत ना हो, मैं ले गया लाल बहादुर शास्त्री में। तो डॉक्टर ने पूरा मेडिकल में चेकअप वेकअप किया, पूछा कि उल्टी तो नहीं हुई। मैंने कहा जी नहीं उल्टी नहीं हुई। बच्चे ने कहा उल्टी नहीं हुई तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, सिर में ज़्यादा चोट नहीं लगी, आँख वाँख देख लिया, चेक कर लिया, दवा दे दी। फिर डेंटल में भेजा तो डॉक्टर ने सबसे पहला सवाल उससे ये किया कि बेटा ये दांत कहाँ है जो टूटा तुम्हारा। फिर वहां मुझे पता चला कि टूटे दांत का टुकड़ा भी अगर आप रख के ले जाओ तो डॉक्टर उसे दोबारा जोड़ सकते हैं। ये बहुत बढ़िया बात पता चली। अंग का तो मुझे पता था, उंगली कट रही है तुरंत उसे उठाओ, फ्रिज में डालो या बर्फ में डालो, डॉक्टर के पास ले जाओ, उंगली जोड़ देते हैं डॉक्टर। कोई भी अंग अगर कटा है और कटते ही आप उसे बर्फ में या फ्रिज में डालें और ले जाएं, डॉक्टर उसे जोड़ देते हैं। लेकिन दांत के केस में क्या है, डॉक्टर का कहना है कि आप स्टोर इट इन मिल्क, उस टूटे दांत को दूध में स्टोर करो या लार में स्टोर करो, या फिर अगर आपके पास डेंटल प्रिजर्वेटिव कोई सॉल्यूशन है तो उसमें स्टोर करके डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर उसे इम्प्लांट कर देंगे, आसानी रहेगी उसको इम्प्लांट करने में, है ना। अच्छी बात है ना। मतलब ऐसा दांत, अब ये भी ध्यान रखना, जो पूरा जड़ से निकल गया उसकी बात नहीं कर रहे हैं, टूटे आधे टूटे दांत की बात कर रहे हैं। पेरियोडोंटल लिगामेंट सेल्स ऑन द टूथ रूट वायबल, है ना। क्या लिखा, देखो, दूध या एक विशेष माध्यम से दांत की जड़ पर पेरियोडोंटल लिगामेंट कोशिकाओं को व्यवहार रखने में मदद करते हैं, पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक है। एक्सपर्ट हो सकता है जड़ से भी लगा दे उसे, पर वहां तो मैंने देखा था टूटे दांत के टुकड़े की बात कर रहे थे वो। फिर लगा व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ ए केमिकल कोल्ड पैक व्हेन अप्लाइड टू अ माइनर इंजरी। अगर किसी माइनर इंजरी पे केमिकल कोल्ड पैक अप्लाई किया है आपने तो उसका प्राइमरी एक्शन क्या होगा बताइए। आपको पता है जब आप कुछ भी ठंडा लगाते हो वो क्या करता है, स्वेलिंग को रोकता है, उस एरिया को सुन करके दर्द कम करता है, समझे, ये प्राइमरी एक्शन है। फिर क्या है, अगर आपको लगता है कि किसी विक्टिम को गर्दन में या रीढ़ में चोट लगी है तो सेफेस्ट वे क्या है उसके एयरवे को ओपन रखने का। अगर वो अनरिस्पॉन्सिव है, बेहोश है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, गर्दन या रीढ़ में चोट लगी है, तो सबसे सेफ तरीका क्या है उसके एयरवे को ओपन रखने का। तो बताया था अगर रीढ़ में या गर्दन में चोट लग गई है तब आप गर्दन को नहीं छेड़ेंगे, तब वो जो तरीका था हेड टिल्ट चिन लिफ्ट वाला वो नहीं अपनाएंगे। फिर जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर करेंगे, आप जॉ थ्रस्ट लगाएंगे, मतलब जबड़े में फोर्स लगा करके जबड़े को खोलेंगे ताकि एयरवे ओपन हो जाए और मूवमेंट गर्दन की और रीढ़ की कम से कम हो, समझे। ध्यान रखेंगे अगर रीढ़ और गर्दन में चोट लगी है तो आप फिर हेड टिल्ट चिन लिफ्ट नहीं करेंगे, फिर जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर करेंगे। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर क्या है, व्हाट इज द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर अ सीवियर केमिकल बर्न टू द स्किन। अगर स्किन पर सीवियर केमिकल बर्न हो गया है, थर्ड ग्रेड बर्न है, फर्स्ट ग्रेड हल्का फुल्का, सेकंड ग्रेड में ऊपर की टिश्यू के साथ साथ नीचे की थोड़ी डाउन टिश्यू भी डैमेज हो जाती है, और थर्ड ग्रेड में एपिडर्मल भी हो गया और एडिपोज के नीचे, मतलब काफ़ी नीचे तक डैमेज हो गया, उसे थर्ड ग्रेड बर्न कहते हैं। उस कंडीशन में क्या है, आप क्या करेंगे, आप क्या फर्स्ट एड देंगे। फर्स्ट एड ये है, सबसे ज़रूरी है सब कुछ फर्स्ट एड। तो किसी केमिकल के कारण अगर बर्न हुआ है तो सबसे पहला काम है कि केमिकल को हटाओ। कोई भी ड्राई केमिकल है उसे ब्रश से हटाओ, पानी मत लगाना,
क्योंकि पता चला ड्राई केमिकल पे पानी पड़े तो और ज़्यादा गर्मी पैदा करने लगे और जला दे, इसलिए ड्राई केमिकल है तो हल्के ब्रश से, सॉफ्ट ब्रश से, मेकअप वाला ब्रश है ऐसा कुछ है, उससे हटाओ और फिर फ्लश करो उस एरिया को। और लिक्विड केमिकल है तो तुरंत फ्लश करो, है ना। ठंडे भरपूर पानी का प्रयोग करो और उसे साफ करो उस एरिया को। फिर क्या है, व्हाट इज द मिनिमम रिकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड। और ये बहुत बढ़िया सवाल है। फर्स्ट एड देने से पहले कम से कम कितने देर तक हाथ धोना चाहिए और फर्स्ट एड देने के बाद कितने देर तक हाथ धोना चाहिए। 20 सेकंड का टाइम है, 20 सेकंड 20 सेकंड्स तक ज़रूरी है ताकि आपके हाथों से कीटाणु हट सकें। 20 सेकंड एक मिनिमम टाइम है, इतने समय तक तो धोना ही है, उससे ज़्यादा कर सकते हो, मर्जी है आपकी। उसको बोलते हैं हैंड स्क्रबिंग। सारे डॉक्टर करते हैं ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले, ऑपरेशन करना शुरू करने से पहले साबुन से फिर बीटाडीन से हैंड स्क्रबिंग करते हैं वो लोग, ताकि बिल्कुल भी चांस ना रहे किसी प्रकार के माइक्रोब्स का, किसी प्रकार के इन्फेक्शन का। फिर घाव जिस अंग को चीरना है उस अंग को भी बहुत अच्छे से बीटाडीन से धोते हैं, साफ करते हैं ताकि किसी इन्फेक्शन का चांस ना रहे। फिर क्या है, व्हेन असेसिंग ए पर्सन फॉर ए सस्पेक्टेड कंकशन मतलब हेड इंजरी, मतलब ऐसा धक्का लगा है कि अंदर से खोपड़ा घूम गया, खोपड़ा झन्ना गया जिसको कहते हैं। तो विच सिम्टम इज मोस्ट कंसर्निंग, कौन सा सिम्टम बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला होता है अगर कंकशन हुआ है तो देखो, अगर कंकशन हुआ और कोई बेहोश हो गया बहुत खतरनाक है। हल्का सिर दर्द हो रहा है, हल्का देखने में दिक्कत हो रही है, ये सब तो चलो चल जाएगा, चक्कर आ रहे हैं तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर कोई बेहोश हो गया और दौरे पड़ रहे हैं उसे लंबे समय तक, मतलब समझो कि रेड फ्लैग कंडीशन आ गई है। और उस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि उसे उल्टी वगैरह हो जाए, फिर तो और ज़्यादा है। मेरे स्कूल में एक केस हुआ था, कुछ बच्चे खड़ी पे लात खेल रहे थे। खड़ी पे लात खेलते हुए एक दूसरे को लातम लात खेलना, मतलब एक दूसरे को लात से मार के खेल रहे थे। उनका फ्री पीरियड रहा हुआ है, जो भी है, मौजूद नहीं थे टीचर उस समय। तो एक बच्चे ने लात मारी और फिर दूसरी तरफ ध्यान उसका चला गया, दूसरे से बात करने लगा है कुछ ऐसा। दूसरे ने लात मारी उसको, खोपड़ा उसका लगा दीवार में और फिर हल्का चक्कर आया और फिर गिरा बेंच पे। तो 2 जगह कट लग गए, एक दीवार पे लग के और एक बेंच पे लग के। बच्चे लेके आए, खून निकल रहा था, भगे भगे। मैंने फटाफट बीटाडीन लगाया, रब किया और मतलब वही सॉफ्ट तरीके से, और पट्टी वट्टी बांध के सेट कर दिया। फिर अपने स्पोर्ट्स रूम में हमारे यहाँ मेडिकल बेड भी उसमें लिटाया। जब मेडिकल बेड भी लिटाया तो तब तक हम दूसरा काम करते रहे। फिर 20-1 मिनट बाद मेरा ध्यान पड़ा, मैंने कहा यार इसके मुँह से तो लार निकल रहा है। फिर मैंने उसे उठाया, मैंने कहा बेटा उठ, क्या हुआ? हिलाया। हाँ। मैंने कहा हाँ भाई, नाम क्या तेरा? हाँ। 3000 बालक हैं, हम फर्स्ट एड देने से पहले नाम थोड़ी पूछेंगे, हम तो फटाक से करते हैं। सब बालक मेरे बालक हैं, स्कूल ड्रेस में जो भी है, सबकी जिम्मेदारी है। हम उसे नाम पूछे, नाम ना बतावे, उसे उठा के बैठाया। नाम पूछे, नाम ना बतावे, तू कौन है पता नहीं, तेरे पापा का नाम क्या है पता नहीं, कौन सी क्लास में पता नहीं। हमें अलार्मिंग सिचुएशन लगी, हमने प्रिंसिपल को बताया। प्रिंसिपल ने जिस टीचर का पीरियड था उसको बुलाया, उसको भी दिया। और वो टीचर जाने को तैयार नहीं, और डरते हैं लोग, क्योंकि हॉस्पिटल वाले सबसे पहले पूछते हैं, 4 सवाल करते हैं। मेरे पास गाड़ी नहीं थी उस समय, उस टीचर को दिया। वो टीचर ले गया, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने उसके पेरेंट्स का नंबर निकलवा के, दूसरे चेले होते हैं ना, 1-2 दोस्त होते हैं, वो बताते हैं हाँ सर मेरे घर के पास रहता है। पेरेंट्स का नंबर निकलवा के पेरेंट्स को कॉल कर दिया, रास्ते में ही वो बच्चा उनको सौंप दिया। तो जब तक बच्चा उनकी गाड़ी में बैठा था वैगनार में, तब तक वो बच्चे ने उल्टी भी कर दी। तो वो और हम पे मुंह बनाते थे कि सर ये उल्टी भी हो गई, पूरी गाड़ी साफ करनी पड़ेगी, फलाना ढिमकाना। ठीक है, बच्चे को दे दिया। बच्चे को रात के 8 बजे 9 बजे तक उसकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई, हॉस्पिटल में गए क्लास में, और वहाँ पर उसको एडमिट करना पड़ा, कोमा में गया। माँ बाप का पैसा बहुत खर्च हुआ। फिर डॉक्टर ने देखा कि भाई कंडीशन ख़राब है। उसने कहा कि देखो पर डे 50,000 तक का खर्चा आ जाएगा आपका आईसीयू में, बच्चे की हालत ख़राब है, आप इसे सफदरजंग ले जाना चाहते ले जाओ। सफदरजंग ले गए। वहाँ से जब कंडीशन ख़राब हुई, उन्होंने फ़ोन किया तो मास्टर की भी हवा ख़राब, प्रिंसिपल की भी। कोई बच्चा तो बच्चा है भाई, कौन सोचता था कि ये हालत हो जाएगी। फिर अपना प्रिंसिपल भी टाइम टू टाइम फ़ोन करे, पूछे क्या कंडीशन है, क्या हालत है। 3 दिन बच्चा कोमा में रहा था। तो वहाँ से मुझे ये समझ में आ गया था कि भाई अगर चोट लगी है, बच्चा बेहोश हो गया है, तो ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। और बच्चे ने उल्टी कर दी सिर में चोट लगने के बाद, ये और ख़तरनाक सिचुएशन है। इसका मतलब है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अंदर ब्लड क्लॉट हो गया है।
चोट इतनी तेज लगी है कि अंदर खून निकल गया और ब्लड क्लॉट हो गया है, जिसके कारण ब्रेन का सिग्नल रुक रहा है, ब्रेन उल्टी कर रहा है, बच्चा उल्टी कर रहा है, ये व्यक्ति जो भी है उल्टी कर रहा है, या फिर उसको दौरे पड़ रहे हैं, या वो बेहोश हो गया है। तो ये डेंजरस सिचुएशन है। देखो लिखा है होश खोना, लगातार उल्टी करना, दौरे पड़ना रेड फ्लैग के लक्षण है, और गंभीर मस्तिष्क की चोट, सेरेब्रल हेमाटोमा कह सकते हैं इसको, समझे। सबड्यूरल लिखा है ना, सबड्यूरल, सेरेब्रल सबड्यूरल, मतलब आपको पता ही है ब्रेन में मेनिंजेस में 3 लेयर हैं, जिसको बोलते हैं पैड, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर। तो ये ड्यूरल मैटर में अगर चोट लग गया, ड्यूरल मैटर में ब्लड क्लॉट हो गया, वो कंडीशन दिखाता है। खैर आगे क्या है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू कीप ए पर्सन वार्म इफ यू सस्पेक्ट हाइपोथर्मिया। ठंड के कारण अगर किसी की हालत ख़राब है तो सबसे बढ़िया तरीका उसे गर्म रखने का क्या है, गीले कपड़े जो भी हैं हटाओ और कंबल में लुटाओ, और इंसुलेटिंग दैम फ्रॉम कोल्ड ग्राउंड, और ज़मीन से उठाओ ताकि ठंडक ना लगे। बाकी वो शायद एक पुराने ज़माने की अजय देवगन की मूवी है, उसमें देखा था कि ठंड ज़्यादा लग रही होती है, उसकी हालत ख़राब होती है, वो मरने वाला होता है, तो फिर अलग तरीके से गर्मी देते हैं उसको, तो जान बच जाती है। ऐसा मैंने हॉलीवुड की भी एक मूवी में देखा है, जैकी चैन वाली मूवी में। हमेशा यही तरीके मत अपनाने लगना, कंबल उड़ा के भी काम चलाया जा सके। ठीक है सर। What is the correct procedure of managing an object that is stuck in the eye? आँख में अगर कुछ धंस गया है तो क्या तरीका है। सबसे पहली बात बताया, चाकू वाकू कहीं भी कुछ भी धंस जाए निकालो मत, प्लग की तरह काम करता है, रोके रखता है। अब कुछ आँख में धंस गया तो क्या करोगे, आँख रगड़ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने सेमिनार अटेंड किया था आई वाला, आई इंजरी पे, फिर वहाँ से मुझे बहुत नॉलेज हुई। छोटा मोटा कुछ भी घुस गया आँख में, लोहे का कुछ आइटम घुस गया अगर आँख में, तो मैंने वेल्डिंग वालों से सीखा है। जब वो वेल्डिंग करते हैं, ग्राइंडर कटर चलाते हैं, उसमें से कोई दाना उड़ के अगर आँख में चला जाता है, जलन होती है, तकलीफ़ होती है, तो चुंबक रखते हैं, वो लिटाते हैं, आँख खोलते हैं और चुंबक नज़दीक लाते हैं, फटाक से लोहे का टुकड़ा चुंबक में चिपक के निकल जाता है। तो अगर मेटल का कुछ पार्टिकल हल्का फुल्का चला गया तो चुंबक घुमा के निकाल लो। फिर अगर कुछ वैसा धंस गया, कुछ कंकड़ पत्थर, कुछ नुकीली चीज़, कांटा वाटा कुछ धंस गया अगर, तो गलती से भी आँख रगड़ना नहीं और उसको निकालना नहीं। क्या करो, एक कप लो, कोई पेपर कप लो, कोई गिलास लो, कुछ भी लो, उस आँख पे रखो और पट्टी से बांध लो, ढक लो उसे। हो सके तो दोनों आँख ढक लो, पर दोनों आँख ढकोगे तो फिर जाने लायक भी तो होने चाहिए। एक आँख में चोट लगी, एक आँख ढक लो, दोनों ढक लोगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि दोनों आँखों का मूवमेंट एक साथ होता है। आपके एक आँख का मूवमेंट होगा, एक का नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, दोनों आँखों का मूवमेंट होता है। बहुत कम ही है जो एक आँख का मूवमेंट करते हैं, एक आँख रोक लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं दोनों आँख ढक लो, ताकि आपको लगे कि आप अंधेरे में हो तो आपकी आँख मूवमेंट ना करे, ठीक है ना। और तुरंत मेडिकल अटेंशन लो, तुरंत जाओ किसी डॉक्टर के पास। तो कभी निकालना नहीं, और आँख पे कप वप लगा के, पट्टी लगा के बिल्कुल, ताकि ना कोई प्रेशर पड़े, ना कुछ दिक्कत हो। Which of the following is the most appropriate bandage for an injury where a joint? अगर जॉइंट पे कोई इंजरी हुई है तो सबसे बेस्ट जो है वो क्या है, वो तो देखा ही आपने, पट्टी सी लगा देते हैं, हाथ को लटका देते हैं, देखा होगा आपने, उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर बैंडेज या स्लिंग, त्रिकोणीय पट्टी। एक रुमाल है आपके पास, रुमाल को तिकोना करके मोड़ो और बांध लो। रुमाल नहीं है तो बड़ा सा कपड़ा है तो उसको तिकोना करके मोड़ो, बांध लो। वो भी नहीं हो रहा तो नॉर्मली जो देखते हो हमारे यहाँ बैंडेज होता है, छोटे मोटे डॉक्टर, छोटे मोटे क्लिनिक, झोला छाप वगैरह, वो सब भी ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं, बल्कि छोटे मोटे क्या, मैंने तो बड़े को भी ऐसे ही करते देखा है। वो जो हमारे पास बैंडेज वाली पट्टी होती है उसी को बांध देते हैं, गर्दन से लेके हाथ में लटका देते हैं उसी से, ताकि मूवमेंट कम हो, दर्द कम हो, ठीक है ना। फिर क्या है, इफ एन एडल्ट विक्टिम इज अनरिस्पॉन्सिव, बड़ा है, कोई जवाब नहीं दे रहा, सांस नहीं ले रहा, आप अकेले हो, आपको दिखाई दे रहा है, एंड डिड नॉट सी द कोलैप्स, समझे, आपको लग रहा है कि मरा नहीं है, कुछ बच गया है, तो आप क्या फर्स्ट एड प्रोटोकॉल फॉलो करोगे। अकेले हो, सांस नहीं आ रहा, क्या करोगे। अकेले हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, सांस भी नहीं आ रहा, जवाब भी नहीं दे रहा, तो सबसे पहले मेडिकल कॉल करो, तुरंत रिस्पॉन्स
मतलब मेडिकल टीम को कॉल करो, जो भी है 112 पे करो, 108 पे करो, है ना, और फिर तुरंत CPR देना शुरू करो ताकि उसको सांस आने लगे, वो जाग जाए। पहले मेडिकल इमरजेंसी को कॉल करो, फिर CPR दो। अगर क्या, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन हीट एग्जॉस्शन एंड हीट स्ट्रोक? समझे, हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक में क्या है? लू लगने में और गर्मी के कारण हालत खराब होने में, दोनों में क्या दिक्कत है? जाहिर सी बात है, लू लगने का मतलब है कि भयंकर वाला हाल खराब हो गया है, समझे समझे। स्ट्रोक का मतलब है कि मेंटल कंडीशन चेंज हो गई है, आप बेहोश होने वाले हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रही है। और हीट एग्जॉशन का मतलब है गर्मी के कारण आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो हीट एग्जॉशन पहली स्टेज है और हीट स्ट्रोक दूसरी स्टेज है। हीट एग्जॉस्ट होने का मतलब है इतनी गर्मी थी कि हालत बिल्कुल ख़राब हो गई, अब चल फिर बहुत थक गए, बिल्कुल डाउन, लेकिन उसके बाद भी कुछ कर रहे हो, उसके बाद भी आपको धूप लग रही है तो लू लग गई मतलब अब आप बेहोश हो रहे हो या बेहोश होने वाले हो, कंफ्यूजन हो रही है, चक्कर आ रहे हैं और जान जाने का खतरा है। फिर अगला क्या है? इन द स्टार्ट ट्रायल सिस्टम। ट्रायल सिस्टम में विच कलर इज यूज टू क्लासीफाई विक्टिम हु नीड्स इमीडिएट सपोर्ट? इमीडिएट, तुरंत जान जाने का खतरा है, अभी हमने पढ़ा, जिसका जान जाने का खतरा होता है उसको क्या कहते हैं? रेड। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपको फर्स्ट एड के उस नॉलेज के बारे में पता चला होगा जो हमने नॉर्मली पहले नहीं पढ़ा था, ऐसा ही है ना? तो आई होप ये आपके लिए नीडफुल है, कल आप सब तैयार करके रखेंगे।